हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें आज हम डील करने वाले हैं यूनिट 10 का आपका जो ए सेक्शन है, इसका ये पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती हैं, उसके कंसेप्ट, प्रिंसिपल, है ना, और इंटीग्रेटेड और स्पेशल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन सबको वहाँ पे हम लोगों ने डील किया था। आज हमारा पार्ट 2 रहने वाला है, जो आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से एक आध क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम्स में, राइट। जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो लीगल प्रोविजन और पॉलिसीज हैं, जिसमें आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गया, प्रोग्राम ऑफ एक्शन आ गया, PWD हो गया, है ना। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये भी, जो इनके जितने भी ईयर दे रखे हुए हैं, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इनकी ईयर्स को भी आप लोग को याद रखना है, क्योंकि कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आ जाता है कि पहले कौन सी आई थी, या फिर कभी कभी ईयर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, लाइक आपका कि PWD कब आया था, ठीक है। तो ईयर भी आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आज का जो सेशन रहेगा उसमें हम यूनिट 10 का जो ए सेक्शन है वो कंप्लीट कर लेंगे पूरा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन रहेगा वहां पे हम लोग देखेंगे 10 का बी सेक्शन, राइट। तो फिर स्टार्ट करते हैं। ये वही सब चीजें लिखी हुई है, ये हम लोगों ने कल देख लिया था, यहाँ तक इवैल्यूएशन हो गया था, राइट। इवैल्यूएशन जो था इंक्लूसिव एजुकेशन का, ऑफ द पॉलिसी ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें स्पेशल, इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने डील कर लिया था। और जिन लोगों ने भी वो प्रीवियस की वीडियोस को नहीं देखा है, ठीक है, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो जाके उसको प्लेलिस्ट पे पहले चेक कर ले, ठीक है। हम लोग आज देखेंगे लीगल प्रोविजन, राइट। कौन आप लीगल प्रोविजन में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एनईपी के बारे में, 1986। अभी जो हम लोगों ने यूनिट 2 कवर किया है, वहां पे भी हम लोगों ने एनईपी के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। जो रिवाइज हुआ था 1992 में वो भी पढ़ा था, और 1968 वाला वो भी पढ़ा हुआ था, राइट। अब यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे कि जो एनईपी है आपका 1986, ठीक है। अब इस वाले सेक्शन में हम क्या पढ़ने वाले कि कौन कौन से ऐसे लीगल प्रोविजंस थे, ठीक है, जो आए एनईपी के अंतर्गत आए, ठीक है, जिससे डिसेबल्ड बच्चों के लिए, ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ पे सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड जो भी एनईपी में जो भी सजेशंस या मेजर्स आए थे, उनको यहाँ पे हम डील करने वाले हैं, राइट। जितनी भी चीजें यहाँ पे हाईलाइटेड है वो सब अपनी कॉपी में आप लोग को हाईलाइट करके रखना है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है पेपर 1 के पे देखिए, या फिर पेपर 2 में, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है आपको, राइट। द नेशनल, जो नेशनल पॉलिसी है, इसे किसने फॉर्मुलेट किया था? मैंने कोशिश की है ज्यादातर चीजों को हाईलाइट कर दिया है, ठीक है, कुछ चीजें रह गई हूँ, वो आगे देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, किसने किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। उसके अलावा इसका मेन जो एम था वो क्या था? एजुकेशन को प्रमोट करना, ठीक है। ये जो पॉलिसी है वो कवर क्या करती है? एलिमेंट्री एजुकेशन टू कॉलेज इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। मतलब ये जो एलिमेंट्री स्कूल, एलिमेंट्री जो शिक्षा है, जो प्राथमिक शिक्षा है, ठीक है, चाहे वो गांव हो या फिर शहर हो, रूरल हो या फिर अर्बन एरिया हो इंडिया में, ये पॉलिसी उन सारी चीजों को ये कवर करता था। द पॉलिसी कॉल्ड फॉर स्पेशल एम्फेसाइज ऑन द, यहाँ पे जो इसका जो स्पेशल एम्फेसिस किस चीज पे था? रिमूवल ऑफ द डिस्पैरिटीज एंड इक्वलाइज द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। जो भी डिस्पैरिटीज आ रही हैं, ठीक है, जो भी असमानताएं हैं, उसको यहाँ पे रिमूव करने की बात, रिमूव किया था इस पॉलिसी ने, और इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी देने की बात की थी। किसको? स्पेशली वुमेन्स को, शेड्यूल ट्राइब्स को एंड शेड्यूल कास्ट को। ये पूछा हुआ है आपका, ठीक है। जो 1986 थी, इसने क्या किया था? सबसे ज्यादा इम्फेसाइज करिए, पॉलिसी सबसे ज्यादा किस चीज पे इम्फेसिस करती थी? कि रिमूवल ऑफ द डिस्पैरिटीज, ठीक है, मतलब जो असमानताएं हैं, ठीक है, उसको दूर करना, और इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए वुमेन्स को, शेड्यूल ट्राइब्स को, शेड्यूल कास्ट को। The National Policy of Education 1986 brought the fundamental issue of equality center stage। मतलब इसने क्या किया था? जो इक्वालिटी है, ठीक है, इक्वालिटी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, ठीक है, उसको ये मेन उसको इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया। उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज थे उसको इन्होंने हाईलाइट किया, और इन्होंने stresses the need for integrating the children with disability with other group। इन्होंने चिल्ड्रन को इंटीग्रेट करने के लिए बोला, ठीक है। ये अभी जब हम लोगों ने पढ़ा था स्पेशल इंटीग्रेटेड एजुकेशन वाला, तो वहां पे आया था कि इंटीग्रेटेड का कंसेप्ट किसने दिया, मतलब कहाँ से आया, किसने किस पॉलिसी ने रिकमेंड किया था। तो वही चीज है, जो इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट यहाँ पे हम लोगों ने देखा था। पीछे आ जाओ, ये दो, ये इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट, ठीक है, ये कहाँ से आया था? आपका एनईपी 1986 आया था,
ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बच्चों को इंटीग्रेट करने की बारे में बात की गई थी। यहाँ पे बच्चों को जो भी डिसेबल बच्चे थे उनको दूसरे ग्रुप के साथ इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया था। तो ऑब्जेक्टिव, ये जो क्या ऑब्जेक्टिव था एनईपी 1986 का, वॉज टू इंटीग्रेट द फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप विद द जनरल कम्युनिटी। जो फिजिकली मेंटली हैंडीकैप बच्चे हैं उनको जनरल कम्युनिटी के साथ एक इंटीग्रेट करने की बात की गई थी, जिससे उनकी एक नॉर्मल ग्रोथ हो पाए और जो लाइफ है उससे रिलेटेड जो भी चैलेंजेस हैं वो उसके साथ उसको फेस कर पाए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो पाए। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन का कंसेप्ट था एनईपी का, उनका मेन जो मकसद था इसको लाने का वो यही था, जो भी फिजिकली मेंटली हैंडीकैप बच्चे हैं उनको जनरल कम्युनिटी में लेके आना, उन्हें इक्वल पार्टनरशिप देना और उनको प्रिपेयर करना कि जिससे उनकी नॉर्मल ग्रोथ हो पाए, सो दैट वो जो भी लाइफ से रिलेटेड इश्यूज हैं उसको वो फेस कर पाए विद द करेज एंड कॉन्फिडेंस। समझ आई बात? क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, आपको समझना बहुत जरूरी है इसको। ठीक है, अब कुछ मेजर्स लिए गए थे इसके रिगार्डिंग। कौन कौन से मेजर्स थे? वेन एवर पॉसिबल द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद मोटर हैंडीकैप, ठीक है, अदर माइल्ड हैंडीकैप वुड बी कॉमन विद दैट ऑफ अदर, मतलब जो मोटर हैंडीकैप है या फिर जो कुछ माइल्ड हैंडीकैप्स है उनको कॉमन लोगों के साथ एजुकेशन देने की बात यहाँ पे की गई थी, है ना। पहली चीज तो ये हो गई। फिर दूसरी, स्पेशल स्कूल्स विद हॉस्टल, जो स्पेशल स्कूल्स है, ठीक है, उनमें हॉस्टल का प्रोविजन भी होना चाहिए एज फार एज पॉसिबल एज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स फॉर सेवरल हैंडीकैप चिल्ड्रन। मतलब यहाँ पे बोला गया जो जितने भी स्पेशल स्कूल्स हैं वहाँ पे प्रॉपर हॉस्टल फैसिलिटीज भी होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, एडुकेट अरेंजमेंट होनी चाहिए, वुड बी मेड टू गिवन वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग देने की भी बात की गई थी यहाँ पे डिसेबल स्टूडेंट्स को। ठीक है, तीसरी बात में बोला गया टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वुड बी रीओरिएंटेड इन अ पर्टिकुलर फॉर टीचर्स फॉर ऑफ प्राइमरी क्लासेस टू डील विद स्पेशल डिफिकल्टीज ऑफ द हैंडीकैप चिल्ड्रन। मतलब क्या है, टीचर ट्रेनिंग की भी बात की गई। वो टीचर ट्रेनिंग में ये चीज बोला गया कि टीचर्स को भी ट्रेन करने की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, टीचर ट्रेनिंग की यहाँ पे बात बोली गई थी। जो भी टीचर्स हैं प्राइमरी क्लासेस में जो टीच कर रहे हैं उनके रीओरिएंटेशन के बारे में बात की गई थी, सो दैट जो भी उनको डिफिकल्टी आए हैंडीकैप चिल्ड्रन के साथ डील करने के लिए वो उसको फेस कर पाए। जैसे हम लोग बीएड का एक बीएड स्पेशल होता है, ठीक है, जो बीएड स्पेशल होता है वहां पे क्या होता है, उन्हें जो ट्रेनिंग मिलती है वो किसके लिए मिलती है, ये जो स्पेशल बच्चे हैं उनके साथ डील करने के लिए, जो हैंडीकैप बच्चे हैं, ठीक है, उनके साथ डील करने की उनको ट्रेनिंग मिलती है। वॉलंटरी एफर्ट्स होना चाहिए, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी वुड बी इंकरेज इन एवरी पॉसिबल मैनर। यहाँ पे वॉलंटरी एफर्ट्स के बारे में बात की गई, जो भी बच्चे हैं हैंडीकैप उनको जो एजुकेशन देने की बात की गई वो कैसी होनी चाहिए, स्वैच्छिक होनी चाहिए। ठीक है, स्वैच्छिक होनी चाहिए, वॉलंटरी एफर्ट्स होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ मेजर्स में जैसे आपको याद रखना है क्या क्या मेजर्स उसमें दिए गए हैं। पहली चीज यहाँ पे क्या बोली गई कि हैंडीकैप को, जो हैंडीकैप बच्चे हैं, ठीक है, पहली वो चीज बोली गई जो हैंडीकैप बच्चे हैं, ठीक है, चाहे माइल्ड हो चाहे जो कुछ माइल्ड हैंडीकैप, ठीक है, जो माइल्ड हैंडीकैप वाले बच्चे हैं या फिर जो मोटर हैंडीकैप, ठीक है, उनको क्या करो, कॉमन जो बच्चे हैं, कॉमन कम्युनिटी है उनके साथ एंगेज करो, मतलब उनके साथ लाओ उनको। दूसरी बात में बोला गया जो भी स्पेशल आपके स्कूल्स हो, ठीक है, स्पेशल स्कूल्स हो उसके साथ वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज भी होनी चाहिए। ठीक, तीसरी बात में बोला गया कि उन्हें जो भी हैंडीकैप डिसेबल बच्चे हैं, डिसेबल स्टूडेंट्स हैं, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देने की बात की गई। किसकी बात की गई, वोकेशनल ट्रेनिंग देने के बारे में बात की गई। चौथी बात की गई टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कहाँ पे, स्पेशल जो बच्चे हैं, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बात की गई। ठीक है, उनको पढ़ाने के लिए। चौथी बात की गई कि वॉलंटरी एफर्ट होना चाहिए, स्वैच्छिक एफर्ट्स होना चाहिए। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपको ऐसी अपनी कॉपी में लिख भी लेना है। ठीक है, अब आते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर द फॉलो। अब ये जो पॉलिसी थी 1986 वाली, उसके फॉलोअप में ही उसको ही मॉडिफाई किया गया। ठीक है, उसको ही मॉडिफाई करके, ठीक है, उसको ही क्या किया गया, उसके ही फॉलोअप में ये वाली पॉलिसी आई थी। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जिसे प्लान ऑफ एक्शन बोल देते हैं। ठीक है, मतलब वहां पे जो जो चीजें थी आपकी 1986 में, उसी के फॉलोअप के लिए ये आपका प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया, फॉर्मुलेट हुआ। लुकिंग एट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टास्क इन्वॉल्व इन द केयर एंड एजुकेशन ऑफ अबाउट 50 मिलियन, ये नंबर आपको याद रखना, कितने मिलियन चिल्ड्रन, 50 मिलियन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। द प्रोग्राम ऑफ एक्शन सजेस्ट प्रैग्मेटिक प्रिंसिपल फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। मतलब यहाँ पे ये जो आपका प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया,
ठीक है। इसने क्या बताया, इसने मतलब जो भी चिल्ड्रंस थे, ठीक है, स्पेशल नीड्स के, उनके लिए प्रैग्मेटिक प्लेसमेंट की मतलब प्रिंसिपल्स के बारे में बात की, ठीक है। उनको प्रैग्मेटिज्म मतलब समझ सकते हो कि ऐसे समझ लो, जो प्रैग्मेटिज्म हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है, वही चीज है यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। व्यवहारिक भी बोल सकते हो इसको, है ना। व्यवहारिक जो प्लेसमेंट सिद्धांत पे इसने काम किया, ठीक है। किस पे काम किया, व्यवहारिक प्लेसमेंट सिद्धांत पे काम किया, जहाँ पे जो 15 मिलियन चिल्ड्रन थे विद द डिसेबिलिटीज, ठीक है, उन पे उनकी नीड पे इसने फोकस किया। इसने पॉस्टुलेट किया जो चिल्ड्रन है, चाइल्ड है विद डिसेबिलिटी हु कैन बी एजुकेटेड इन अ जनरल स्कूल्स, इनका ये जो पॉस्टुलेशन था, इन्होंने माना कि जो चिल्ड्रन है डिसेबिलिटीज वाले, ठीक है, उनको नॉर्मल स्कूल्स के साथ पढ़ाना चाहिए और जाना चाहिए, उनको जो एजुकेशन मिले वो नॉर्मल बच्चों के साथ मिले, जनरल एजुकेशन मिले, जनरल स्कूल्स में मिले, ठीक है। सिर्फ उनके लिए स्पेशल स्कूल्स नहीं होने चाहिए। इवन दोज चिल्ड्रन हु आर इनिशियली एडमिटेड टू स्पेशल स्कूल फॉर ट्रेनिंग इन प्लस करिकुलम स्किल्स शुड बी ट्रांसफर्ड टू जनरल स्कूल। उसके अलावा वो बच्चे, ठीक है, जो मतलब इनिशियली उनको कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनके अंदर हो सकता हो सीवियर प्रॉब्लम हो, तो उनको इनिशियली आप स्पेशल स्कूल्स में रखो, उनको ट्रेनिंग दो, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग करिकुलम भी रखो, करिकुलम स्किल डेवलपमेंट ये सारी चीज करो, लेकिन आफ्टर दैट उसको जनरल स्कूल में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। जब वो अब उनको ट्रांसफर कब करो, जब वो एक्वायर कर ले लिविंग स्किल्स को, कम्युनिकेशन स्किल्स को, बेसिक एकेडमिक स्किल्स को। इनिशियल स्टेज पे मतलब सिंपल सी बात ये बोली जा रही है, वो बच्चे जो सीवियर उनके अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है, उनको इनिशियली आप सबसे पहले एडमिट करो स्पेशल स्कूल्स में, जहाँ पे उनको ट्रेनिंग दो लिविंग स्किल्स की, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स की, बेसिक एकेडमिक स्किल्स की, ये सारी ट्रेनिंग देने के बाद उनको जनरल, जब वो इस ट्रेनिंग को अडॉप्ट कर ले, वो ये सारी चीज़ों को सीख जाए, उसके बाद उनको जनरल स्कूल्स में ट्रांसफर कर दो। ये चीज़ ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन बोलता है, ये लाइन ये ध्यान रखो, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफर करने की बात करता है। इट एम्फसाइज ऑन enhancing and promoting the vocationalization of education, मतलब ये vocationalization of education को प्रमोट करने की बात करते हैं, एडल्ट एजुकेशन को प्रमोट करने की बात करते हैं, एजुकेशन फॉर मेंटली एंड फिजिकली जो चैलेंज पर्सन है उनकी बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नॉन फॉर्मल एजुकेशनल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिस्टेंस लर्निंग है ना, रूरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन जो है, ठीक है, इन सबको ये प्रमोट करने की, इनहेंस करने की बात करता है। क्लियर है बात। नेक्स्ट, प्रोग्राम ऑफ एक्शन प्रपोज टू स्टिपुलेट दैट एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब उन बच्चों की एजुकेशन जो लोकोमोटर हैंडीकैप्ड है, ठीक है, लोकोमोटर हैंडीकैप एंड उनके जिनके अंदर अदर माइल्ड हैंडीकैप है, मतलब उनको कैसी एजुकेशन मिलनी चाहिए, नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ एजुकेशन मिलनी चाहिए, मतलब कॉमन एजुकेशन, जो जनरल एजुकेशन हम दे रहे हैं नॉर्मल बच्चों को, तो उनको भी जो लोकोमोटर हैंडीकैप है या फिर जो जिनके पास माइल्ड हैंडीकैप्स हैं, जो माइल्ड हैंडीकैप्स हैं, उनको भी क्या मिले, सेम एजुकेशन मिले जो आपके नॉर्मल बच्चों को मिल रही है। ठीक है बात, यहाँ तक चीज़ें ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी आप लोगों को, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव शुड बी, अब इनका जो ऑब्जेक्टिव वो क्या था कि इंटीग्रेट करना फिजिकली मेंटली हैंडीकैप जो बच्चे हैं उनको जनरल कम्युनिटी के साथ, ठीक है, उनके साथ इनको इंटीग्रेट करने की बात की गई थी, जहाँ पे उनको नॉर्मल ग्रोथ, उनको प्रिपेयर करें सो दैट उनकी नॉर्मल ग्रोथ हो पाए, और जो लाइफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, उसे विद करेज एंड कॉन्फिडेंस उसको वो उसके साथ डील कर पाए, ठीक है। कुछ जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन थे उनके भी कुछ मेजर वो थे, क्या बोलते हैं उसको, मेजर्स थे, ठीक है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन में। सबसे पहला ये था जो स्पेशल, जो वहाँ पे बात की थी वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है, अलग नहीं लिखी हुई है, फॉलोइंग मेजर्स, ठीक है, ये 1986 में जो हम लोगों ने पढ़ा था वही चीज़ यहाँ पे भी रिपीट है। स्पेशल स्कूल्स होने चाहिए विद हॉस्टल फैसिलिटीज़, एडुकेट अरेंजमेंट होना चाहिए, जहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग देने की बात की गई, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए, वॉलंटरी एफर्ट्स होने चाहिए, है ना। तो ये वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो आप लोगों ने वहाँ पे पढ़ी थी, ठीक है। ये रिपीट हो गया, मुझे रिपीट नहीं करना था मैंने, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पर्सन विद डिसेबिलिटी। पर्सन विद डिसेबिलिटी कब आया था, 1995 में आया था। कब आया था आपका, 1995 में आया था, ठीक है। द मोस्ट लैंडमार्क लेजिस्लेशन इन द हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन, वो क्या था आपका, पर्सन विद डिसेबिलिटीज। अब पर्सन विद डिसेबिलिटीज में बात किसकी की गई, ये एक्ट था, कब आया था, 90% विद डिसेबिलिटीज, PWD एक्ट है, ये क्या है आपका, PWD एक्ट है,
कब आया था? 1995 में आया था। इसके बाद हम लोग RPWD पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है। ये जो PWD एक्ट था वो कब आया था, वो किस लिए आया था? इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन के लिए। ये जो PW का एक्ट है 1995, ये एक कंप्रेहेंसिव है, ठीक है, अपने आप में ही बहुत बड़ा है, जहाँ पे क्या दिया गया, एजुकेशन दी गई, ठीक है, प्रोवाइडेड फॉर एजुकेशन एंड इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन ऑफ द पीपल, ठीक है, इकोनॉमिक जो रिहैबिलिटेशन है पीपल का विद डिसेबिलिटीज, उनके लिए एक्ट आया था। इट स्टेट्स दैट फ्री एजुकेशन होनी चाहिए जो चिल्ड्रन है डिसेबल्ड, ठीक है, डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, कब तक का? अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स, और उन्हें अप्रोप्रिएट उसके लिए इन्वायरमेंट भी मिलना चाहिए। इन्होंने 7 तरह की डिसेबिलिटीज के बारे में डिस्कस किया। कितने तरीके की, ये आपसे पूछा गया हुआ है। जब हम लोग RPW पढ़ेंगे वहां पे 21 तरीके की डिसेबिलिटीज आई थी, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे 7 तरीके की इन्होंने डिसेबिलिटीज के बारे में यहाँ पे इस एक्ट में कवर किया, जिसमें इन्होंने बोला, सबसे पहला क्या आ गया आपने, एक इसमें छूट गया है, 1 2 3 4 5 6, एक और लिख लो, 7 है, ब्लाइंडनेस भी आता है, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आता है, कई सारे ऑप्शन दे देगा, पूछा जाता है कि ये इसमें से है या फिर नहीं है, ठीक है। ब्लाइंडनेस, लो विजन हो गया, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया, लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो गई, मेंटल रिटार्डेशन हो गया, है ना, लेप्रोसी, ठीक है, लेप्रोसी जो है आपका, लेप्रोसरी जो क्योर्ड है, वो क्या होता है, जो आपका कुष्ठ रोग होता है ना, वो होता है। मेंटल इलनेस हो गई, ठीक है, और क्या हो गई, ब्लाइंडनेस हो गई, ठीक है। तो ये नाम आपको, ये जो नाम है आपके, ये आपको याद होने चाहिए। ये कहाँ से, किसमें आए थे? PWD एक्ट 1995 में आए थे। चैप्टर 5 सेक्शन 26, ये भी पता होना चाहिए। जो चैप्टर 5 था सेक्शन 26 इस एक्ट का, वो डील किसके साथ करता है? जो चैप्टर 5 सेक्शन 26 डील करता है एजुकेशन which deals with the educations mentions that appropriate government and local authorities shall, कौन कौन सी, कि इंटीग्रेट करना स्टूडेंट को विद डिसेबिलिटी, उन स्टूडेंट जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको इंटीग्रेट करना नॉर्मल स्कूल्स के साथ, ठीक है, और स्पेशल स्कूल्स बनाना चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, जहाँ पे उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा सके, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज देना चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटीज के साथ, अल्टरनेटिव फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देना, किसको? पेरेंट्स को, गार्जियन को, जो डिसेबल बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, गरीब है, ठीक है, रिमूव करना जो आर्किटेक्चरल जो बैरियर्स आ रहे हैं स्कूल, कॉलेज, जो अदर इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है, उसको क्या करना, उन बैरियर्स को रिमूव करना, और वोकेशनल और प्रोफेशनल ट्रेनिंग को इम्पार्ट करना, सप्लाई करना बुक्स, यूनिफॉर्म और अदर मटेरियल को उन स्टूडेंट्स को जो डिसेबल्ड है, ठीक है, ग्रांट करना स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम को स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, सेटिंग अप द एप्रोप्रिएट फोरम for the redressal of grievances of parents regarding the placement of their children with disability, suitable modification करना एग्जामिनेशन सिस्टम के साथ, ठीक है, एलिमिनेट करना प्योरली जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो भी ब्लाइंड और लो विजन वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए प्योरली मैथमेटिकल क्वेश्चंस को क्या करना, एलिमिनेट करना, और उनके लिए एक मॉडिफाइड एग्जामिनेशन सिस्टम तैयार करना, रीस्ट्रक्चर करना करिकुलम को, जिससे बेनिफिट हो पाए जो स्टूडेंट है विद द डिसेबिलिटी, प्रमोट करना सेटिंग अप ऑफ अ स्पेशल स्कूल इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, दोनों ही सेक्टर में स्पेशल स्कूल्स को बिल्डअप करना, for those who are in need of special education in such a manner that children with disabilities living in any part of the country have access to such schools। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे सेटिंग अप ऑफ स्पेशल स्कूल्स की बात की गई, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, हर सेक्टर में, सो दैट जो बच्चे डिसेबल्ड है वो चाहे किसी भी एरिया में रह रहे हो, तो उनको वो एजुकेशन, वो उस स्कूल को वो एक्सेस कर पाए, उनको एजुकेशन मिल पाए। ये ना हो कि गवर्नमेंट स्कूल में ही वो एडमिशन ले सकते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल से अगर एक शहर में देखा जाए तो एक ही है, तो एक फिर उसके लिए उनकी बहुत दूरी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए वो जिस एरिया में रहते हैं, जहाँ पे भी रहते हैं, तो इनको वहाँ पे एक्सेस मिल पाए जो भी स्कूल्स है, तो इसीलिए सेटिंग अप ऑफ स्पेशल स्कूल्स की बात की गई गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स में, राइट। रिमूवल, ये शायद रिपीट हो गया है, ये हटा देना, ये रिपीट हो गया, सॉरी। अब आते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो इनके साथ डील करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज एंड रिहैबिलिटेशन मेजर्स, ठीक है, वुमेन विद द डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, इशू ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, मतलब डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो, प्रमोट करना एनजीओज को, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन डिसेबल्ड पर्सन, सोशल सिक्योरिटी, रिसर्च ऑफ द सिचुएशन, जो भी सिचुएशन उस पर रिसर्च करना, एनालिसिस करना करंट सिचुएशन का, कल्चरल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए किसका, चिल्ड्रन विद स्पेशल एजुकेशनल नीड, अमेंडमेंट करना चाहिए एग्जिस्टिंग एक्ट्स में, डील करना चाहिए चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के साथ, ये वाली सारी चीजें, ठीक है।
याद रहेंगी? यहाँ तक क्लियर है? अब आ जाओ एक चीज यहाँ पे और लिख लो, मैं यहाँ पे आप लोग को लिखवा देती हूँ ये चीज, अपनी कॉपी में लिख लेना। जो पर्सन है विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, वहां पे जो उन्होंने कुछ चीजों के बारे में बात की, ये ऐसे लिखो अपनी कॉपी में, एक मिनट मैं नेक्स्ट पेज में बता रही हूँ, अपनी कॉपी में लिख लेना एक ही बार। जब ये हम पर्सन विद पीडब्ल्यूडी एक्ट की बात करते हैं, पीडब्ल्यू एक्ट 1995, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो डीफनेस, ठीक है, इन्होंने डिफाइन किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने डिफाइन किया जो ब्लाइंडनेस है, ठीक है, ब्लाइंडनेस एज अ कंडीशन, ठीक है, इन्होंने क्या डिफाइन किया, जो ब्लाइंडनेस है, ब्लाइंडनेस एज अ कंडीशन, अपनी कॉपी में लिखना ये चीज, ठीक है, एज अ कंडीशन, ये स्लाइड रह गई है, ठीक है, वेयर अ पर्सन, वेयर अ पर्सन suffers from any of the following conditions, मतलब पीडब्ल्यू एक्ट 1995 में ब्लाइंडनेस को एज अ कंडीशन माना, ब्लाइंडनेस को एज अ कंडीशन माना कब, जब वो ये कुछ जो कंडीशंस हैं उसको वो सेटिस्फाई करे, ठीक है, उसको अगर वो सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो ब्लाइंड है, ये चीजें यहाँ पे बोली गई, जिसमें बोला गया टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, पहली बात टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, मतलब पूरी तरीके से दृष्टि नहीं है, मतलब दिखता ही नहीं है पूरी तरीके से, ठीक है। दूसरी बात, अब ये वाला जो पॉइंट लिख रही हूँ यहाँ से क्वेश्चन आया है, विजुअल इक्विटी होनी चाहिए, है ना, विजुअल, ये पूछा गया है, अरे एक मिनट, विजुअल इक्विटी नॉट एक्सीडेड, ये पूछा हुआ आपका क्वेश्चन है, नॉट एक्सीडेड 6/60 और 20/200, ठीक है, और ये जो कहा, ये जो विजुअल इक्विटी है वो 60 से 6/60 और 20/200, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और ये चीज कहाँ से आया आपका, स्नेल चार्ट में आया है, यही पूछा गया था, कहाँ पे ये जो ये जो डेटा है, ये जो है ये कहाँ पे है आपका, स्नेल चार्ट में है, और इसका मैं ये जो पिक्चर है ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी आप लोग को, ठीक है, स्नेल चार्ट का ये टेलीग्राम पे पिक्चर्स का शेयर कर दूंगी, वहां से अपनी कॉपी में नोट भी कर लेना, ठीक है। तीसरी बात बोली गई यहाँ पे कंडीशन में, लिमिटेशन होनी चाहिए फील्ड ऑफ द विजन, लिमिटेशन ऑफ द फील्ड ऑफ विजन, जो फील्ड ऑफ विजन होगा, अब ये भी पूछा गया आपका, सबस्टेंडिंग कितना एंगल होना चाहिए, ये चीज है, सबस्टेंडिंग एन एंगल ऑफ 20 डिग्री, ठीक है, कितना 20 डिग्री, मतलब जो वो कोड बनाए वो कितने डिग्री का बनाए, 20 डिग्री का हो, ठीक है, और वर्स, ठीक है, या तो उससे भी खराब, ये चीज है। तो इसका जो चार्ट है, ठीक है, इसका एक चार्ट है मेरे पास, वो मैं आप लोग को शेयर कहाँ करूंगी, टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, तो वहां से ये चाहे आपको चार्ट अपनी कॉपी में चाहे नोट्स में ऐड कर लेना, चाहे तो ऐसे भी लिख लेना, ठीक है, यही सेम चार्ट है, वो मैं वहां पे भेज दूंगी आप लोग को, राइट। तो इसमें से एक बारी को यहाँ से क्वेश्चन आया है और एक बारी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये प्रिंसिपल्स हो गए। अब हम आते हैं आपका जो एनसीएफ है, ठीक है, एनसीएफ में आ जाते हैं, मैंने आरपीडब्ल्यू आईडीसी रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, सर्व शिक्षा अभियान, अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे, ये इसके बाद आपका ये जो है, कहाँ गया, इधर आ जाओ, ये जो पीडब्ल्यूडी है, ठीक है, इधर आओ पीछे, ये जो पीडब्ल्यूडी है ना, यहीं पे ही आपका वो
PW के बाद एक और एक्ट था आपका, ठीक है, एक और था राइट ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, RPWD, ठीक है, वो शायद मैंने बनाया ही नहीं, मुझे लग रहा है मैंने मिस कर गई, ठीक है, इसका मुझे स्लाइड भी मुझे नहीं लग रहा मैंने बनाया है इसका, ठीक है, ये 2016 में आया था। तो इसको मैं एक चार्ट के थ्रू, ठीक है, मैं आपको समझा दे रही हूँ, अपनी कॉपी में वैसे ही बना लो, है ना, मैं बना रही हूँ, अपनी कॉपी में बना लो, सिंपल से, बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। तो शायद मैं आगे बढ़ती चली गई और रह गया ये, ठीक है। तो ये जो राइट ऑफ अ पर्सन है, RPW, ठीक है, जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही अपनी कॉपी में बना लो इसे, ठीक है, मैंने भी अपनी कॉपी में ऐसे ही बनाया था, RPW, ठीक है, राइट ऑफ अ पर्सन, ठीक है, विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, अपनी कॉपी में ऐसा लिखना, राइट ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, स्पेस कम है इसलिए मैं ऐसे यहाँ पे लिख रही हूँ, 2016 में आया था, ठीक है। अब ये आरपी जो डब्लू है, आरपी जो डब्लू है, इसको क्यों लाने की जरूरत पड़ी, इसने क्या किया था, रिप्लेस किया था, ये जो एक्ट था राइट ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2016, इसने क्या किया था, रिप्लेस किया था, किसको रिप्लेस किया था, PWD जो एक्ट था 1995 में। एक बार ये कहीं क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ है, किसी एग्जाम में आया हुआ था टीचिंग की, कि PWD जो एक्ट है उसको रिप्लेस किसने किया था, तो उसको रिप्लेस किया था आपका RPW ने, ठीक है, किसने रिप्लेस किया था, RPW ने, इसने क्या किया था, रिप्लेस किया था, हिंदी में भी आप लोग जरूरत नहीं है रिप्लेस मतलब क्या बोलते हैं इसको, इसकी जगह पे आया था, बदल दिया था, ठीक है, रिप्लेस द एग्जिस्टिंग PWD एक्ट 1995, इसने क्या किया था, इसको रिप्लेस किया था, ठीक है, पहला पॉइंट ये, ठीक। मुझे भी ऐसे ही याद है क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ डिटेल में पढ़ने वाला नहीं है, ठीक है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है भाई। अब इन्होंने बात की थी डिसेबिलिटीज के बारे में, ये जो एक्ट था, ठीक है, इसमें डिसेबिलिटी को डिफाइन किया गया, वो किसके बेसिस पर डिफाइन किया गया, यहाँ पे जो डिसेबिलिटी था वो, वहाँ पे जब डिसेबिलिटी की इन्होंने बात की तो उन्होंने जो नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज थी PW एक्ट में, वो कितनी थी आपकी 7 थी, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज थी वो कितनी हो गई आपकी 21 हो गई, ठीक है, यहाँ पे जो डिसेबिलिटीज थी इन्होंने बढ़ा दिया, ठीक है, ये वाले जो एक्ट में कितनी डिसेबिलिटीज को और एड ऑन किया गया, 21 टोटल, वो 7 तो थी, जो 7 वहां पे थी ना वो यहाँ पे इंक्लूडेड है, लेकिन उसके अलावा भी और डिसेबिलिटीज को यहाँ पे बढ़ाया गया, ठीक है, 21 डिसेबिलिटीज, ठीक है, 21 डिसेबिलिटीज यहाँ पे आ गए, क्लियर है बात, यहाँ तक चीजें क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे एक नया एक्ट आया इसी के साथ, ठीक है, इसी के साथ एक नया एक्ट आया, द न्यू एक्ट इज इन लाइन विद, अब वो कौन सा एक्ट था आपका, वो एक्ट था UNCRPD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, इसी के साथ जब हम बात करते हैं जो न्यू एक्ट था, ठीक है, जो एक नया अधिनियम था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, वो इसी के मतलब इन्हीं के साथ इसी के साथ में आया था, ठीक है, मतलब कौन सा आया था, UN इन लाइन विद द UNCRPD PD, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बातें, यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। तो अब इसमें आप लोग को जो RPW में बेसिकली याद रखना है वो सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ये जो पॉलिसी थी, ये जो एक्ट था, इसने PWD एक्ट को रिप्लेस किया था, उसके अलावा इसने 21 डिसेबिलिटीज मतलब नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज को इसने इंक्रीज किया था, जिसमें टोटल डिसेबिलिटीज अब कितनी हो गई, 21 हो गई है। और इसके अलावा एक और ये जो एक्ट था, न्यू एक्ट इज इन लाइन विद द UNCRPD, ठीक है, ये बातें क्लियर है। अब ये जो 21 आपकी डिसेबिलिटीज हैं, इनके नाम आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनके जो नाम है वो आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आपको याद भी होने चाहिए, ठीक है, और कई बार आपसे, ठीक है, PWD वाले से तो कम ही पूछा गया है, लेकिन इस वाले से कई बार आपसे पूछा गया है, ये जो 21 डिसेबिलिटीज है, मैं इसके नाम लिख रही हूँ, आप लोग भी इसके नाम लिखिएगा, ठीक है। सबसे पहले 21 जो डिसेबिलिटीज हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन सी आ जाती है, सबसे पहले तो वो है आपकी, यहाँ पे मैं नाम लिख रही हूँ, जो 7 आपने यहाँ पे पढ़ी है, ठीक है, ये जो, ओहो सॉरी, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ तो चला गया होगा, फिर से मैं यहाँ पे लिख रही हूँ,
यहाँ पे जो 21 है आपकी, ठीक है, वो लिख रही हूँ। 21 जो डिसेबिलिटीज हैं, सबसे पहले आ जाओ। उम्मीद करती हूँ पहली वाली स्लाइड को आपने उन्होंने लिख लिया होगा, वो मैंने स्क्रीन पे लिखा था ना, इस वजह से। ब्लाइंडनेस, ठीक है, आपको सिर्फ इसके नाम पता होने चाहिए, ठीक है, और इसका आगे हम लोग डिटेल में जब वो पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन, सॉरी जो दूसरा सेक्शन है, बी सेक्शन, वहां पे देखेंगे। लो विजन, ठीक है, ये नाम अपनी कॉपी में ऐसे ही जैसे मैं लिख रही हूँ, सिंपल सा ऐसे ही आपको भी लिखते लिखते जाना है अपनी कॉपी में। एक सेकेंड, लैपटॉप इधर शिफ्ट कर। लो विजन है ना। थर्ड आ जाओ, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, ये आप लोगों ने उसमें PWD में भी था ये आपका, ठीक है, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन। और इसका इमेज भी मैं आप लोग को शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, ठीक है, परेशान मत होना, इसका इमेज शेयर कर दूंगी। हियरिंग इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट है ना। अब हियरिंग इम्पेयरमेंट में डीफ और जो हार्ड है दोनों ही आ जाएंगे, ठीक है, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, समझ रहे हो इस चीज को। नेक्स्ट आ जाओ, फिफ्थ में लोकोमोटर डिसेबिलिटी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ठीक है। इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये नया है यहाँ पे, ठीक है, ऐड हुआ है। सेवेंथ मेंटल इलनेस हो गया, मैं थोड़ा जल्दी लिख रही हूँ नहीं तो वीडियोस लंबी हो जाएंगी। मेंटल इलनेस हो गया। एथ आ जाओ, ऑटिज्म, ठीक है, एथ क्या है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। नाइन्थ है आपका सेरेब्रल पैलिसी, ठीक है, कई बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग जब सेक्शन बी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ टेंथ में, जो टेंथ है आपकी वो क्या है, मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है, मसल्स की बात आती है यहाँ पे, इससे भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। 11th है आपका जो क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल जो कंडीशन होती है, ठीक है, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल जो कंडीशन, ठीक है। 12th है आपका जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है, ठीक है, डिसलेक्सिया, कैलकुलिया, इस तरह वाले, ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग ये, ठीक है। डिसेबिलिटी सीटेड वगैरह का अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो वहां पे पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। फिर आ जाओ 14th है आपका स्पीच एंड लैंग्वेज जो डिसेबिलिटी होती है, स्पीच एंड लैंग्वेज से रिलेटेड जो डिसेबिलिटी होती है। 15th है आपका जो थैलेसीमिया होता है, ठीक है। अब इन सबको ये सबसे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ठीक है, जब भी हम लोग अभी वो पढ़ेंगे बी वाला, इसी वजह से बी वाला सेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ब्लड से रिलेटेड होती है, हेमोफीलिया, ठीक है, हेमोफीलिया। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये नाम याद होने चाहिए। जो सेल डिजीज होती है, सीकल सेल, ठीक है, सीकल सेल डिजीज, ठीक है। 18 क्या है, मल्टीपल जो डिसेबिलिटीज होती हैं, ठीक है, वो आ जाती हैं यहाँ पे, मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ठीक है। 19th है आपका जो एसिड अटैक विक्टिम होते हैं, ठीक है, एसिड अटैक वाले जो विक्टिम्स होते हैं। 20 है आपका जो पार्किंसन एक रोग होता है वो होता है, ठीक है, पार्किंसन। मैं सबको इमेज के थ्रू आप लोग को समझाऊंगी, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, फिर भूलेगा नहीं। पार्किंसन होता है, ठीक है, तो ये वाली सारी चीजें एक कहीं पे रह गया मुझे लग रहा है, मेंटल इलनेस जो लिखा है ना, चलो मैं इसका इतने लिख लो, एक कहीं पे रह गया है, 21 है, ठीक है, तो एक कहीं पे रह गया, वो अभी जब हम मैं पिक्चर भेजूंगी ना तो वहां पे एक बार मैच कर लेना आप लोग, ठीक है, तो ये अपनी कॉपी में नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आपके यूनिट 10 में देखने को मिले हुए हैं, ठीक है, क्लियर है बात है। तो ये रह गया था, तो ये आप लोग कॉपी में अपनी बना लेना, ठीक है। जितना मैंने अभी स्लाइड में इसको पढ़ाया है, ठीक है, चार्ट के थ्रू, उतना ही इसमें RPW में इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा का आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। बुक में आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें दे भी रखी हुई है, चाहो तो एक बार को उसको रीड कर लेना आप लोग, समझ रहे हो। अब ये जो हमने अभी मैंने जो आपको ये बताया है कि ये इतनी सारी 21 डिसेबिलिटीज है, इनका भी क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, इनका भी क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है, क्लियर है बात। अब नेक्स्ट आ जाओ
इस पे एनसीएफ पे, ठीक है, एनसीएफ 2005। अब ये जो एनसीएफ था ये कब ये किसके रिस्पॉन्ड पे आया था आपका, एक मिनट येलो है, ये जो किसके रिस्पॉन्ड पे आया था, 1986 की जो पॉलिसी थी उसके रिस्पॉन्ड पे आया था, ठीक है, जिसमें नेशनल करिकुलम फॉर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया था। इससे क्वेश्चन आया था एक ही बार आपका, ये जो अभी दिसंबर वाला नहीं, इससे पहले 2020 में जो इससे पहले वाला जो हुआ था, ठीक है, एग्जाम हुआ था, वहां पे आया था कि एनसीएफ का जो ईयर्स हैं, ठीक है, जिन जिन ईयर्स में वो आया उसको अरेंज करने के लिए दिया था, ठीक है। तो एनसीएफ ये था एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन फ्रेमवर्क, कब आया था 1988 में। 2000 में एनसीईआरटी ने प्रिपेयर किया नेशनल करिकुलम फॉर स्कूल एजुकेशन, ठीक। उसके बाद जो करिकुलम केम इनटू द ऑपरेशन विद द, कब ये ऑपरेशन में आया, 2002 से 2003 के बीच में। 2004 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने एनसीईआरटी को फिर से इसको रिव्यू करने के लिए बोला, एनसीएफसी को, ठीक है, एनसीएफसी 2000 को, ठीक है, रिव्यू करने के लिए बोला। और उसमें एक इसमें जो रिपोर्ट थी वो कौन सी थी, लर्निंग विदाउट बर्डन, यशपाल कमेटी ने दिया था 1993 में, ठीक। द 35 मेंबर ऑफ द नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, 35 मेंबर थे, जिसमें जो 35 मेंबर्स में जो 15 मेंबर थे वो कहाँ से थे, आपके एनसीईआरटी से थे। अ ड्राफ्ट ऑफ नेशनल करिकुलम वाज प्रिपेयर्ड एंड सर्कुलेटेड अक्रॉस द, ये जो ये फ्रेमवर्क था सभी सेक्शन में सर्कुलेट किया गया, सभी लोगों से इसके बारे में डिस्कशन लिया गया, ठीक है। उसके बाद जो ड्राफ्ट नेशनल करिकुलम वाज सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड जो केब है उसके सामने प्रेजेंट किया, उसने अप्रूवल कब दिया, 2005 में दिया, ठीक है। और उसने कुछ मेंबर्स ने कुछ सजेशन दिए उसको चेंज करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद जब पूरा ये सारी चेंजेस होने के बाद इसको अप्रूव किया केब ने, ठीक है। और ये कब आया, द डिस्कशन टुक प्लेस ऑन 6 एंड 7 सितंबर 2005, और करिकुलम अप्रूव्ड कब हुआ आपका, 7 सितंबर 2005 में। कब अप्रूव्ड हुआ था, 7 सितंबर 2005 में। समझ आ रही बात, यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो ये कब कब पब्लिश हो चुका है आपका, ईयर जो पूछा गया था मैं वो बता रही हूँ, 1975 में, फिर आया था 1988 में, फिर आया था आपका 2000 में, फिर आया था आपका 2005 में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, 2005 में। क्लियर है बात, एनसीएफ 2005। अब कुछ कंसेप्चुअल इनके प्रिंसिपल्स हैं जो आपको दिमाग में अपने रखने हैं, एनसीएफ से वैसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं बट इसलिए आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे कि हाँ ये सब चीजें थी यहाँ पे। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई, ठीक है, इज अबाउट एम्ब्रेसिंग द ऑल, डिसेबिलिटी इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्होंने बोला जो डिसेबिलिटी है, इस तरह से क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है। आप लोग जब पीवाईक्यू करना तो देखना, इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या था, एम्ब्रेस करना सभी को, ठीक है। डिसेबिलिटी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। नो सिलेक्शन प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड फॉर डिनाइंग एडमिशन टू द लर्नर विद डिसेबिलिटी, कोई भी सिलेक्शन वो प्रोसीजर नहीं अडॉप्ट किया गया। चिल्ड्रन डू नॉट फेल, दे ओनली इंडिकेट फेलियर ऑफ द स्कूल, चिल्ड्रन फेल नहीं होते हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि हमारा स्कूल फेल हुआ है। एक्सेप्ट करो डिफरेंसेस को, सेलिब्रेट करो डाइवर्सिटी को। इंक्लूजन इज नॉट कन्फाइंड टू द डिसेबल, जो इंक्लूजन है उसको डिसेबल के साथ कंफाइन करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है, नॉन एक्सक्लूजन, इसका मतलब क्या है, नॉन एक्सक्लूजन। हैंडीकैप इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जो हैंडीकैप है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है, डीकंस्ट्रक्ट हैंडीकैप, ठीक है। हैंडीकैप को डिसकंस्ट्रक्ट करो, हैंडीकैप एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, सोसाइटी ने बनाया है, इसको डीकंस्ट्रक्ट करो हैंडीकैप को। प्रोविजंस बनाओ, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ। एडजस्ट करो नीड ऑफ द चाइल्ड, रिमूव करो फिजिकल एंड सोशल एंड एटीट्यूडनल जो बिहेवियर है। पार्टनरशिप करो स्ट्रेंथ और सभी स्ट्रेंथ्स के साथ, स्कूल लेवल पे, कम्युनिटी पे, स्कूल टीचर्स के साथ, टीचर्स में, टीचर स्कूल, टीचर स्टूडेंट, टीचर चिल्ड्रन, है ना, टीचर पेरेंट, स्कूल सिस्टम एंड आउटसाइड, सभी कम्युनिटी के साथ पार्टनरशिप करके स्ट्रेंथ बढ़ाने की बात की गई, ठीक है। ऑल गुड प्रैक्टिसेस ऑफ टीचिंग आर प्रैक्टिसेस ऑफ इंक्लूजन, जितनी भी अच्छी प्रैक्टिसेस है टीचिंग की वो क्या है, प्रैक्टिसेस ऑफ द इंक्लूजन की प्रैक्टिस है। लर्निंग टूगेदर इज बेनिफिट, जो लर्निंग एक साथ लर्निंग जो होती है वो बेनिफिशियल होती है हर बच्चे के लिए। सपोर्ट करो सर्विसेज को, आर एसेंशियल सर्विसेज, ठीक है। इफ यू वांट टू टीच लर्न फ्रॉम द चाइल्ड, अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखो। आइडेंटिफाई करो उनकी स्ट्रेंथ को, लिमिटेशन को, इनकलकेट करो उनके अंदर म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इंटरडिपेंडेंस को। इससे एक बार आप लोग पीवाईक्यू करना और वहां पे एक बार ऐसे ही करके आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। जो जहाँ पे कंफ्यूजन की दिक्कत हो सकती है, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ याद आ जाएंगी, ये कंसेप्चुअल जो प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब इनके कुछ इनिशिएटिव्स के थे, क्या थे, वन ऑफ द मेजर इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन।
इज द प्रोग्राम ऑफ इंक्लूजन। ये क्या है, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एक प्रोग्राम आया, कौन सा, IEDC। IEDC अभी आगे हम लोग, यही तो था ये यहाँ पे, सॉरी ये रहा, IEDC जो आया था 1975 4 में, ठीक है। और ये लाया कौन था, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने इनिशिएट किया था IDC प्रोग्राम को, किस लिए, प्रमोट करना इंटीग्रेशन ऑफ स्टूडेंट विद द माइल्ड टू मॉडरेट डिसेबिलिटी। जो माइल्ड से लेकर के मॉडरेट डिसेबिलिटीज वाले बच्चे हैं उनको रेगुलर स्कूल में इंटीग्रेट करने के लिए, प्रमोट इंटीग्रेट करने की बात कही गई थी आपकी IDC में, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ डिसेबल चिल्ड्रन, ये आया था 1974 में, और दिया किसने था, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। क्लियर है बात। द प्रोग्राम वाज आल्सो डिजाइन टू प्रमोट, ये जो प्रोग्राम था उसको डिजाइन किया गया प्रमोट करने के लिए रिटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन, ध्यान देना, विद द डिसेबिलिटीज इन द रेगुलर सिस्टम, ठीक है। चिल्ड्रन वर प्रोवाइडेड विद, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता था, स्कूल की यूनिफॉर्म मिलना, बुक मिलना, स्टेशनरी हेल्प मिलना, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेशल इक्विपमेंट देना। उसके अलावा द स्टेट गवर्नमेंट वर प्रोवाइडेड विद 50% का फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देता था इस प्रोग्राम को रन कराने के लिए। इस प्रोग्राम IDC जो प्रोग्राम है उसको रन कराने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 50% का फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलता था। तो ये पूरा आपका की पॉइंट में लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था। IDC का काम क्या है, प्रमोट करना इंटीग्रेशन ऑफ स्टूडेंट विद माइल्ड टू मॉडरेट डिसेबिलिटी टू इनटू द रेगुलर स्कूल्स। इसके अलावा इसने रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन द रेगुलर सिस्टम, इसको भी प्रमोट किया था। इनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता था, कहाँ पे, बुक, स्टेशनरी, स्कूल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, ठीक है। क्लियर है। अब ये जो इंडिया थे, इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में कुछ कंक्रीट स्टेप्स भी लिए गए इसके टूवर्ड्स, IDC के टूवर्ड्स, क्या था, इंश्योर करना फुल पार्टिसिपेशन ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। नेशन को बिल्ड करने के लिए फुल पार्टिसिपेशन की बात की गई, ठीक है। वॉज द PWD एक्ट 1995, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बोली गई। फिर अनदर जो दूसरा जो स्टेप था वो क्या था, लेजिस्लेशन केम इनटू द बीइंग इन 1992, ठीक है। कब आया था, 1992 में आया था, प्रायर टू द PWD एक्ट। PWD एक्ट कब आया था, 1995 में आया था, ठीक है। और ये जो लेजिस्लेशन कब आया था, 1992 में आया था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ PWD एक्ट वॉज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। एक मिनट को, इसकी बात की जा रही है, 1992 रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये मैं दिखाना चाह रही थी, ठीक है। इट वॉज सेटम इन, एक सेकेंड रुको, ठीक है, सही है। ये जो है आपका, एक मिनट को, मैंने क्या आपस में मिक्स कर दिया है, रुक जाओ, हाँ हाँ मैंने मिक्स कर दिया है बच्चे, एक मिनट को, एक मिनट रुको। मैंने मिक्स कर दिया है ये आपका, ठीक है। इसको इधर ले आओ, अब स्लाइड में ठीक कर दूंगी, वो मैं देख रही थी। ये जो स्लाइड है ये IDC तक है, ठीक है। ये वाली जो स्लाइड है अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे नहीं। ये RCI की है आपकी, जो RCI थी, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, 1992 में आया था, ये उसकी स्लाइड है, अभी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, नेशनल ट्रस्ट एक्ट था आपका 1999, ये किसके लिए आया था, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पर्सन, मतलब उन पर्सन के लिए आया था, वेलफेयर ऑफ द पर्सन जो जिनको मतलब जिनके अंदर ये सारी चीज़ें हों, ऑटिज्म, ठीक है, ऑटिज्म हो गया आपका, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ठीक है, उनके लिए ये एक्ट था, नेशनल ट्रस्ट एक्ट। यहाँ पे क्या किया जाता था, इनेबल किया जाता था और एम्पावर किया जाता था पर्सन विद द डिसेबिलिटी, सो दैट वो इंडिपेंडेंटली रह पाए, ठीक है। अपने जो कम्युनिटी है आसपास की, उनके साथ तो वो बातचीत कर पाए, उनके साथ कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है, उनके साथ रह पाए, ठीक है, उनको एम्पावर करना। सिंपल सा अगर की पॉइंट में याद रखना है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उनको एम्पावर और इंडिपेंडेंटली, ठीक है, एज फुल कम्युनिटी में रहने के लिए, ठीक है, ये आपका नेशनल ट्रस्ट एक्ट आया था। इट हैज़ डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, इट हैज़
डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज एंड रजिस्टर्ड पेरेंट एसोसिएशंस होते हैं, यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं इस गोल को अचीव करने में हेल्प करते हैं। ये जो गोल है आपका इनेबल करना, एम्पावर करना, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमिटीज और जो रजिस्टर्ड पेरेंट एसोसिएशन है या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करते थे इस गोल को अचीव करने के लिए, ये जो गोल है, ये जो ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने के लिए हेल्प करते थे। और ये जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट है वो किसके वेलफेयर के लिए आया था? ऑटिज्म, पर्सन विद ऑटिज्म या फिर सेरेब्रल पालिसी, मेंटल रिटार्डेशन या फिर मल्टीपल डिसेबिलिटीज के लिए। इनमें कई सारी इनको सुविधाएं भी देने की बात की गई, जहाँ पे ट्रैवल कंसेशन देने की बात की गई, कम्युनिकेशन देने की बात की। ट्रैवल कंसेशन में बोला गया कि जर्नी अगर ट्रेन से है अप टू 70 उनको 75% अवेलेबल रिलीफ मिलेगा, कंसेशन मिलेगा, जो विजुअल लोकोमोटर हियरिंग एंड मेंटल रिटार्डेशन है। सिमिलरली एयर कंसेशन मतलब फ्लाइट में कंसेशन कितना मिलेगा? 50% मिलेगा, ठीक है, किसको? विजुअल एंड लोकोमोटर इम्पेयरमेंट को। कम्युनिकेशन में जो पोस्टल ब्लाइंड लिटरेचर होता है वो उनके लिए कैसा होगा? फ्री होगा। टेलीकम्युनिकेशन जो होगा ब्लाइंड पर्सन के लिए प्रोविजन होगा, 50% रेंटल रिबेट मिलेगा उन्हें टेलीकनेक्शंस में। STD-PCO में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड जो पर्सन है डिसेबिलिटीज में, उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी कि वो STD-PCO का जो बूथ होता है उसको वो ओपन कर पाए। कस्टम्स जो कंसेशन है लाइक एड्स एप्लीकेशन डिवाइस सच एज ब्राली, कैनास, ये जो एड्स हैं, ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। ब्राली आपकी आंखों के लिए होती है, कैनास जो एक वाइट कलर की छड़ी होती है, व्हील चेयर एक्सेट्रा, ये इन सब पे जो कस्टम ड्यूटी लगती थी, ठीक है, उसको उनको उस पर कंसेशन देने की बात की गई। कन्वेंस अलाउंसेस में बात की गई, स्पेशल कन्वेंस मिलेगा एडमिसिबल टू पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट एंड लोको इम्पेयरमेंट जो वर्क कर रहे हैं आपके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। चिल्ड्रन एजुकेशनल अलाउंसेस मिलेगा, ठीक है, उनके ट्यूशन फी में कंसेशन मिलेगा, ठीक है, ये वाली सारी चीज़ें। फिर इनकम टैक्स का जो कंसेशन मिलेगा कुछ क्लॉज के अंदर, जो पर्सन है डिसेबिलिटीज के उनको कुछ कंसेशन मिलेगा। रिजर्वेशन जो है आपकी जॉब्स में या फिर अदर फैसिलिटीज़ में, जहाँ पे 3% का रिजर्वेशन होगा गवर्नमेंट जॉब्स वाले के लिए, ठीक है, 3% का होगा जो रिजर्व्ड है फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, और 1% होगा हियरिंग इम्पेयर्ड में, जो इसमें इससे 3% में जो 1% जाएगा हियरिंग के लिए, लोकल इम्पेयर्ड के लिए, विजुअली के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। पोस्टिंग होगी हैंडीकैप कैंडिडेट की, एज पर द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्सन विद डिसेबिलिटी शुड बी पोस्टेड एज नियर, मतलब ये जो हैंडीकैप है उनको उनकी नेटिव प्लेस के अंदर ही पोस्टिंग देने की बात की गई, ठीक है। अब इसमें इसके बाद इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात की गई, जहाँ पे चैलेंज पर्सन की ये जो स्कीम है, ये जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, ये एक स्कीम है जो लॉन्च किसने किया था? डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर ने। कब लॉन्च किया था? 1974 में एंड हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सिंस 1982। द हैंडीकैप चिल्ड्रन हैव द बेनिफिट, यहाँ पे जो हैंडीकैप बच्चे थे उनको जो एजुकेशन था, ठीक है, उसके लिए बेनिफिट मिलता था जिससे वो रेगुलर स्कूल में जा जाए। अब इनके लिए कौन सी फैसिलिटीज थी जो इस स्कीम के अंडर आती है? तो बेसिकली ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये जो स्कीम है। बुक्स और स्टेशनरी पे कितना देना है? 400 रुपये पर एनम। यूनिवर्सल अलाउंसेस देना है 50 रुपए का पर एनम, और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी देना है इनको। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस कितना? 50 रुपये पर मंथ, ठीक है। और उसके अलावा रीडर अलाउंसेस देना है 50 रुपये पर मंथ का, किसको? ब्लाइंड चिल्ड्रन को आफ्टर क्लास 5th, ठीक है। एस्कॉर्ट अलाउंसेस देना है फॉर सेवरली जो हैंडीकैप चिल्ड्रन है, ठीक है, उनके लिए। और लोअर एक्सट्रीमिटी जो डिसेबिलिटीज है एट द रेट ऑफ 75% पर मंथ। एनुअल कॉस्ट जो होनी चाहिए इक्विपमेंट टू सब्जेक्ट टू मैक्सिमाइज को, वो 2000 होना चाहिए। पीरियड ऑफ हर 5 साल में एक बच्चे पे कितना? 2000 रुपए का, ये चीज़ है एनुअल कॉस्ट। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो हम लोग ने अभी वहाँ पे देख रहे थे, ये जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है वो सेट कब हुआ था? एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी। पूछा हुआ है आपसे, ये रिहैबिलिटेशन रजिस्टर्ड सोसाइटी के अंतर्गत कौन सा आपका एक्ट आया था? तो वो कौन सा था आपका? रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जब इन 1986 रजिस्टर्ड सोसाइटी, मतलब रजिस्टर्ड सोसाइटी के ने से सेटअप किया था रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया को। और सितंबर 1992 में ये जो एक्ट था वो इनैक्ट किया किसने? पार्लियामेंट में। किसने इनैक्टेड बाय पार्लियामेंट, और स्टैट्यूटरी कब बना? 22 जून 1993 में। मतलब रजिस्टर्ड, अगर हम बात करते हैं रजिस्टर्ड सोसाइटी में, ठीक है, रजिस्टर्ड सोसाइटी 1986, ठीक है, में आया। उसके बाद 1992 में इसको पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया, ठीक है, इनैक्ट किया। और स्टैट्यूटरी जो स्टेटस मिला इसको, वो कब मिला? 1993 में मिला,
ठीक है, ये चीजें यहाँ बोली जा रही है। द एक्ट वॉज अमेंडेड बाय पार्लियामेंट इन 2000 टू मेक इट मोर, इसको 2000 में फिर से इसको अमेंड किया गया इस एक्ट को। द मैंडेट गिवन टू आरसीआई, ये जो मैंडेट था आरसीआई का, उसका मतलब क्या था, मॉनिटर करना जो भी सर्विसेज दी जा रही है डिसेबल्ड को, उनको उनके लिए सिलेबस को स्टैंडर्ड, ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, मतलब मैंडेट करना, रेगुलेट करना, मॉनिटर करना जो भी सर्विसेज दी जा रही हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, या फिर उनके जो सिलेबस है उसको स्टैंडर्डाइज करना, मेंटेन करना, ठीक है, उनकी क्वालिफाइड टीचर्स और प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट करना, ठीक है, ये वाली सारी चीजें। द एक्ट ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स पुनिटिव एक्शंस अगेंस्ट अनक्वालिफाइड पर्सन्स डिलीवरिंग सर्विस टू, मतलब जो अनक्वालिफाइड पर्सन से उनको, मतलब जो अनक्वालिफाइड पर्सन है जो डिलीवर कर रहे हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज को सर्विसेज दे रहे हैं, उनके लिए भी इसने पुनिटिव एक्शंस लिए थे अनक्वालिफाइड पर्सन्स के टूवर्ड्स, ठीक है। अब ये इधर आ जाओ, ये मैंने पूरा की पॉइंट में लिखा जो आपका इधर आ गया, ठीक है। इन इंडिया जो पहला स्टेप था वो लिया गया था इंश्योर करना फुल पार्टिसिपेशन ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन नेशन बिल्डिंग, ठीक है, जहाँ पे PWD एक्ट था आपका 1995। ये जो लेजिस्लेशन था वो कब आया था, 1992 था, मतलब PWD से सबसे पहले क्या आया था आपका, RCI आया था, कब आया था, 1992 में, मतलब ये इसको स्टैचुरी स्टेटस कब मिला था, 1993 में मिला था। उसके बाद PWD आया था, ये कब आया था आपका, 1995 में आया था, ऐसे ही अपनी कॉपी में लिखो। इसके बाद क्या आया था, RPW आया था, RPW कब आया था आपका, 2016 में आया था, जैसे आपको याद रहे, ठीक है। तो एक्ट वॉज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये सेटअप कब हुआ था, 1986 में एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी, ठीक है, एंड बिकम ए स्टैचुरी बॉडी इन 22 जून 1993 थ्रू RCI एक्ट, ठीक है। उसको फर्दर अमेंड किया गया 2000 में, ठीक है। उसके बाद RCI का काम क्या था, वही मैंडेट की बात की गई कि रेगुलेट करना, मॉनिटर करना जो भी सर्विसेज दी जा रही पर्सन विद डिसेबिलिटीज को, उनके सिलेबस को, करिकुलम को स्टैंडर्डाइज करना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक चीजें। अब इनके कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव भी आपके इजी हैं यहाँ पे, रेगुलेट करना ट्रेनिंग पॉलिसीज को एंड प्रोग्राम को, ठीक है, कहाँ पे, इन द फील्ड ऑफ अ रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, स्टैंडर्डाइज करना ट्रेनिंग कोर्सेज को, प्रोफेशनल्स को, ठीक है, प्रेस्क्राइब करना मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए एजुकेशन का, ठीक है। उसके अलावा रेगुलेट करना दीज स्टैंडर्ड इन ऑल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द कंट्री, मतलब ये जो आपका चीज है, ठीक है, वो थ्रू आउट द कंट्री यूनिफॉर्मली रेगुलेट हुई जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है। रिकॉग्नाइज करना इंस्टीट्यूशंस को, ऑर्गेनाइज करना यूनिवर्सिटीज को जो रन कर रहे हैं मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, डिप्लोमा किस फील्ड में, रिहैबिलिटेशन ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ध्यान देना ये सारी चीजों का काम किसके लिए कर रहा है, जो रिहैबिलिटेशन है पर्सन विद डिसेबिलिटीज उनके टूवर्ड्स कर रहा है RCI, ठीक है। द रिकॉग्नाइज करना डिग्री और डिप्लोमा को, अवॉर्ड करना फॉरेन यूनिवर्सिटीज या फिर इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, प्रमोट करना रिसर्च को, कहाँ पे, रिहैबिलिटेशन एंड स्पेशल एजुकेशन में, इंकरेज करना कंटिन्यूइंग एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ अ रिहैबिलिटेशन एंड स्पेशल एजुकेशन, ठीक है, रजिस्टर करना वोकेशनल इंस्ट्रक्टर को जो अदर पर्सनल वर्किंग है इन द वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, ठीक है। तो इसको एक बार रीड करना, इजी है, हो जाएगा। अब आते हैं सर्व शिक्षा अभियान जो आया था आपको 2000 में, ठीक है। ये जो अभियान था इंट्रोड्यूस कब हुआ था, ये 19 प्लान 1997-2002 के बीच में आया था, टू एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने के लिए, ठीक है। इट इज एन अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे हम क्या करना था, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ द जो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी इट इज एन इफर्ट, ये एक तरीके का इफर्ट था एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करना बाय कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ द स्कूल सिस्टम। इट इज अ रिस्पॉन्स टू डिमांड ऑफ क्वालिटी बेसिक एजुकेशन। इट ऑल्सो अटेम्प्ट टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूविंग द ह्यूमन जो कैपेबिलिटीज है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करने की बात की गई थ्रू द प्रोविजन ऑफ ओन क्वालिटी एजुकेशन इन अ मिशन मोड। जो आर्टिकल था 21A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ठीक है, कॉन्सिक्वेंट लेजिस्लेशन राइट ऑफ RTI, जो राइट ऑफ था चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन RTE एक्ट 2009, ठीक है, किसके अंतर्गत आया था, आर्टिकल 21 के आया था, जो कब से ऑपरेट होना स्टार्ट हुआ इंडिया में 2010 में। दिस डेवलपमेंट इम्प्लाइज दैट हर चिल्ड्रन को का राइट है, अधिकार है एलिमेंट्री एजुकेशन पाने का, क्वालिटी एजुकेशन पाने का, ठीक है।
and equitable quality in formal schools and which satisfy certain essential norms and standard. अब ये मैंने पूरा की पॉइंट में लिखा, अपनी कॉपी में ये की पॉइंट की तरह लिख सकते हो. Effort to universalize elementary education by the community ownership of the school system, क्वालिटी बेसिस एजुकेशन देना है ओवरऑल द कंट्री, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, कोई भी बच्चा यहाँ से मतलब एक्सक्लूड नहीं करना है, ठीक है, सभी को इनरोल करना है, मतलब जीरो रिजेक्शन पॉलिसी पे इसने काम किया, ठीक है. एसएससी का मतलब क्या है, बच्चों को, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड को मेन स्ट्रीम में लाना, ठीक है, ये इनटू द फैब्रिक ऑफ फॉर्मल एलिमेंट्री स्कूलिंग. ये मल्टी ऑप्शनल मॉडल है, ये एक बार पूछा गया है, ठीक है, ये मल्टी ऑप्शनल मॉडल है सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है. कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके, जितने भी चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, अंडर एजुकेशन गारंटी, उनको ये ऑल चिल्ड्रन टू बी इन स्कूल, सभी बच्चे स्कूल्स में होने चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए इस स्कीम के अंतर्गत, ठीक है, और जो बच्चे स्कूल से बाहर है उनको वापस लेके आना, ठीक है. ऑल चिल्ड्रन कंप्लीट 5 ईयर्स ऑफ, मतलब जितने भी बच्चे हैं 2007 तक 5 साल की प्राइमरी स्कूलिंग कर लें और 8 साल की स्कूलिंग कर लें 2010 तक. फोकस करना है एलिमेंट्री एजुकेशन पे, ठीक है. ब्रिज करना है जो जेंडर और सोशल डिसेबिलिटीज आ रही हैं, जो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ब्रिज करना है मतलब एक करना है, मतलब हटाना है उस चीज़ को, ब्रिज मतलब जो गैप आ रहा है जेंडर और सोशल डिस्पैरिटीज़ को, उसको सही मतलब ठीक करना है, ठीक है. एट द प्राइमरी स्टेज कब तक, 2007 में, और सेकेंडरी अपर प्राइमरी में 2010 में. यूनिवर्सल रिटेंशन लाना है 2010 तक. प्रॉपर्स मेजर लेने हैं जिससे हमारी जो एजुकेशन है वो लिंक हो पाए लाइफ के साथ. एसएससी रियलाइज दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन, ठीक है, इसको वो समझता था और उसे 0 to 14 एज ऑफ अ कंटिन्यूम, इसके लिए मतलब इस पर ध्यान दिया. ऑल effort to support preschool learning, ECD center and special preschool center, non ECD centers, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे लाया गया था. The program which aims to provide elementary education, ये जो प्रोग्राम था उसका एम था एलिमेंट्री एजुकेशन देना, कब को, किसको, 6 से 14 साल के बच्चों को, कब तक, 2010 तक, ठीक है. सर्व शिक्षा अभियान हैज स्पेशल फोकस ऑन द एजुकेशनल नीड जो है SC STs की, है ना, गर्ल्स की, ठीक है, उन सबको उन सब पे इनका ज़्यादा इस स्कीम का ज़्यादा फोकस था. इन्वेसाइज करना, क्लोज पार्टनरशिप करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ या फिर लोकल बॉडीज और NGOs के साथ, इन सबके साथ क्लोज पार्टनरशिप करना, सो दैट इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके, ठीक है. अब ये जो स्कीम्स है, इट कवर्स द फॉलोइंग कंपोनेंट अंडर द एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज. अर्ली डिटेक्शन और आइडेंटिफिकेशन हो, ठीक है, फंक्शन एंड फॉर्मल असेसमेंट हो, एजुकेशनल प्लेसमेंट होनी चाहिए, एड्स एंड अप्लायंसेस होनी चाहिए, सपोर्ट सर्विस मिलनी चाहिए, टीचर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ करना स्पेशल स्कूल्स को, रिसर्च करना, मॉनिटर करना, एक्स्ट्रा टाइम देना एग्जाम्स में, कंसेशन करना, एज और फीस में रिजर्वेशन करना जॉब्स में, ठीक है. बोथ SSA एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, इन दोनों का ही एम क्या था, चिल्ड्रन को मेन स्ट्रीम में लेके आना, ठीक है. इक्वल एसेसर हैं ये एजुकेशन के, इज अ मैटर ऑफ राइट नॉट अ प्रिविलेज, मतलब ये जो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सभी बच्चों को, ये मैटर किसका है, राइट का, अधिकार का है, एक तरह की प्रिविलेज नहीं है. देयर इज अ प्रोविजन ऑफ एप्रोप्रिएट असिस्टिव प्रोविजन की भी यहाँ पे बात हुई कि जो भी स्पेशल बच्चे हैं, जो भी डिसेबल बच्चे हैं, उनके लिए असिस्टिव डिवाइस का भी प्रोविजन हुआ यहाँ पे, ठीक है. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रिसोर्सेज रूम होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है. उसके अलावा जीरो रिजेक्शन पॉलिसी भी यहाँ पे बात की गई, जहाँ पे नो चाइल्ड शुड बी डिप्राइव्ड फ्रॉम एजुकेशन. जीरो रिजेक्शन पॉलिसी कहने का मतलब क्या है, कोई भी बच्चा एजुकेशन से वांछित नहीं, मतलब दूर नहीं होना चाहिए. सर्व शिक्षा emphasize that children with special needs should be brought टू कॉमन स्कूल. इसने जो स्कीम थी उसने emphasize किया जो चिल्ड्रन है स्पेशल नीड वाले उनको कॉमन स्कूल्स में लेके आना. उसके अलावा इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान बनाना, ठीक है, जो चिल्ड्रन है विद द स्पेशल नीड, ठीक है, उनके लिए क्या बनाना, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान बनाना, किसके लिए, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए, ठीक है. अब UNCRPD में आ जाता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है. ये जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है ये किसकी बात करता है, राइट ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इसकी बात करता है. ये इंटरनेशनल एक ट्रीटी है, ये क्या है, ये पूछा गया आपसे, ये इंटरनेशनल ट्रीटी है आपकी, ठीक है.
यूनाइटेड नेशन इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट, ये प्रोटेक्ट करता है राइट और डिग्निटी, जो पर्सन है डिसेबिलिटीज उनकी जो राइट है, उनकी जो डिग्निटी है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसका एम है इंश्योर करना डिसेबल पर्सन भी अपनी जो ह्यूमन राइट है उसको वो एंजॉय कर पाए, ठीक है, फुली पार्टिसिपेट कर पाए हर चीज में, अपनी सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। द कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ अ पर्सन डिसेबल इज, ये अडॉप्ट कब हुआ था, 13 दिसंबर 2005 में एट द यूनाइटेड नेशन क्वार्टर इन न्यूयॉर्क एंड वाज ओपन फॉर द सिग्नेचर 30 मार्च 2007 में। जो कन्वेंशन है ये फोर्स में कब आया था, 3 मई 2008 में। ये जो फोर्स मैंने लिखा है, सिग्नेचर लिखा है, और अडॉप्ट कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में इसी से घुमा देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अडॉप्ट कब किया गया था, 13 दिसंबर 2005 में, ठीक है। सिग्नेचर के लिए कब गया था, 30 मार्च 2007 में, और फोर्स में कब आया था आपका ये एक्ट, 2008 में आया था। यहाँ पे कई सारे पैराडिगम शिफ्ट हुए, किसके टूवर्ड्स, एटीट्यूड्स में, अप्रोचेस में, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज में। इट टेक्स टू अ न्यू हाइट द मूवमेंट फ्रॉम व्यूइंग पर्सन, ये एक तरीके से नई दिशा में लेके गया जो हमारा जो नजरिया था पर्सन विद डिसेबिलिटीज को देखने का, जहाँ पे जो डिसेबिलिटीज एज अ ऑब्जेक्ट, उनको हम एक चैरिटी का ऑब्जेक्ट मानते थे, मेडिकल ट्रीटमेंट देते थे, ये वाली सब चीज़ों से एक अलग तरफ यहाँ पे मतलब सिंपल सी बात है, यूएनसीआरपीडी में ये हुआ, एक तरीके से हमने अलग हमारे एटीट्यूड में शिफ्ट हुआ, ठीक है, कि हम पहले जो चिल्ड्रन थे डिसेबल्ड वाले, उनको एक चैरिटी की तरह देखते थे, मेडिकल ट्रीटमेंट की तरह बात करते थे, ठीक है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी, ठीक है, तो उनको एक्टिव मेंबर वो नहीं थे, ठीक है, कई सारे उनको डिस्क्रिमिनेशन फील करने पड़ते थे। उन सब के लिए यूएनसीआरपीडी ने हेल्प किया कि एक नया मूवमेंट लेके आया कि कैसे पर्सन विद डिसेबिलिटीज को देखने के लिए, ठीक है। Medical treatment and social protection to viewing the person with disabilities as a subject with right who are capable of claiming those rights and making decision for their life based on their free and informed consent, मतलब वो भी decisions ले सकते थे, वो भी participate कर सकते थे, जो भी human rights थे वो equally वहाँ पे वो eligible थे उसके लिए, ये सारी चीज़ें। अब इनके जो principles हैं, रिस्पेक्ट करना इनहेरेंट जो डिग्निटी है इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी को, ठीक है, इनहेरेंट डिग्निटी को, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को, उनको फ्रीडम देना सो दैट वो अपनी खुद की चॉइसेस बना पाए, इंडिपेंडेंट हो पाए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, फुल और इफेक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है, और इंक्लूजन होना चाहिए सोसाइटी में। रिस्पेक्ट करना डिफरेंसेस को, एक्सेप्ट करना डाइवर्सिटी को, ठीक है, एक्सेप्ट करना पर्सन विद डिसेबिलिटीज को, वो भी क्या है, पार्ट है किसके, ह्यूमन डाइवर्सिटी के, ह्यूमैनिटी के, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना, रिस्पेक्ट करना उनकी कैपेसिटीज को, ठीक है, उनकी एबिलिटीज को रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट फॉर द राइट ऑफ अ चिल्ड्रन विद प्रिजर्व देयर आइडेंटिटीज, ठीक है। ये जो कन्वेंशन है उसमें कई सारी एरियाज आती है, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एक्सेस टू जस्टिस, पर्सनल सिक्योरिटी, इंडिपेंडेंस लर्निंग, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ये सारी एरियाज आपकी कहाँ पे आती हैं, आपकी यूएनसीआरपीडी के अंदर आती हैं। अब ये जितने भी आर्टिकल हैं हमेशा, ठीक है, कई बार, अब ये आर्टिकल आपके 50 तक हैं, और भी हैं इसके आगे, ठीक है, ये जो आर्टिकल्स हैं इनका मैं इमेज जो है वो आप लोग को शेयर कर दूंगी, कहाँ पे, टेलीग्राम पे, ठीक है, वहाँ पे जाना और इसको डेली का डेली एक बार देखते रहना, क्योंकि ये याद नहीं होंगे, ठीक है, इतने सारे हैं याद नहीं होंगे। आप लोग पीवाईक्यू लगाना, जो आर्टिकल आपसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, ज़्यादातर तो आपके यहाँ से पूछे जाते हैं, ये जो 15 के बाद शुरू हो रहे हैं, 15 से लेकर के ये जो 21 वाला हो गया, 28, 29, 30, ये सब कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये वाले जो आर्टिकल्स हैं उनको बार बार देखते रहना, बार बार क्या करना है आपको, देखते रहना, क्योंकि रट पाना इसको मुश्किल काम है, ठीक है। तो इसीलिए ये आर्टिकल्स हैं आपके, ये जो इस कन्वेंशन है जो आपका राइट ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उनके अंदर ये कुछ आर्टिकल्स आते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। इसका इमेज मैं कहाँ पे शेयर करूँगी आपको, टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे जाकर के कॉपी में लिखने की भी जरूरत नहीं है कि कॉपी में इतने सारे आर्टिकल लिखने के लिए बैठ जाओ, ठीक है, तो ये आपको लिखना भी नहीं है, ठीक है। इसका मैं इमेज आप लोग को शेयर कर दूंगी, ठीक है, शाम तक का शेयर करती हूँ उसका इमेज, राइट। तो हम लोगों ने फिर ये जो आपका यूनिट 10 का ए सेक्शन था, ठीक है, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है आप लोग का, ठीक है, फाइनली ये ए। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे यूनिट 10 का बी सेक्शन। इसको भी मैं 2 पार्ट में कराऊंगी क्योंकि बहुत डिटेल में है, ठीक है, तो एक वीडियो में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये भी वीडियोस आपकी लंबी ही होंगी, इसको भी 2 पार्ट में करेंगे, एक पार्ट आज, एक पार्ट कल, ठीक है। उसके बाद सी और डी में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना, डी में तो बिल्कुल भी नहीं टाइम लगना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, मुश्किल से मुझे लगता है आधे घंटे लगेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना, जो टाइम थोड़ा बहुत लगना भी है, ठीक है, वो सी में लगेगा, इसमें भी वैसे ज़्यादा नहीं लगेगा, मैं कोशिश करूँगी C+D को एक साथ ही करा दूँ, ठीक है।
तो इम्पोर्टेंट जो है आपका ए ओ बी है, ठीक है, ध्यान देना इसको। और अगर सेशन अच्छा लगे तो वीडियोस को लाइक करके जाना, ठीक है, और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके जाना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जून के लिए। और उम्मीद करती हूँ, कल मैंने स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस किया था, आप लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आप लोग भी अपनी स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, राइट। सो थैंक यू एवरीवन।